हेलो बच्चों, मैं सिखिल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग लेक्चरों की कड़ी में देख रहे हैं, हम लोग अब समझने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक लेक्चर से लेक्चर पूरी कार्य ऊर्जा को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई चीज समझ में ना आए आपको तो कृपया करके आप उसको कमेंट में बता दीजिए। लेकिन ध्यान से पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। आई होप आपको छोटी बेसिक चीज वर्क के बारे में आपको समझ में आ जाए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वर्क पढ़ेंगे। वर्क यानी कार्य। जब कार्य आती है बात, तो कार्य है क्या? जब हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य का मतलब होता है जब हमने कोई चीज किया जिससे किसी के वस्तु में, उसके स्थान में, उसके शेप यानी आकृति और स्थान में अगर कोई परिवर्तन आ जाए तो हम कहते हैं हमने कुछ किया, हमने कुछ कार्य किया। यानी अगर हम किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करते हैं या वस्तु की आकृति यानी शेप में अगर चेंज कर दें, हम कहेंगे यस हमने कुछ वर्क उस ऑब्जेक्ट पे किया। सो वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। इसको समझने के लिए हमें बहुत अंदर तक समझने की जरूरत है, बेसिक चीजों को देखना। जब हम फिजिक्स के लैंग्वेज में करते हैं तो हम कैसे वर्क को लेंगे, इस चीज को समझेंगे। वर्क यानी कार्य यानी वर्क। तो जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, आराम से समझेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो हम कहते हैं कि मैंने इस पे इस डायरेक्शन में वर्क लगाया, फोर्स लगाया, मान लो F। ऑब्जेक्ट खिसक रहा है इधर, ऐसे खिसक के यहाँ पहुंच रहा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, इतना खिसका, मान लो D। हम क्या फोर्स लगा रहे थे थीटा एंगल पर और खिसक रहा है ये थीटा और D। मान लो इसका मास m है, द्रव्यमान m है, यहाँ से खिसक के यहाँ गया, कितना डिस्टेंस खिसका है D, कितने एंगल पे, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फोर्स लगा रहे थे और ऑब्जेक्ट ऐसे खिसक रहा होता है। जैसे आप किसी मेज को खींचो तो आप ऐसे पकड़ के खींचते और वो ऑब्जेक्ट मेज जो है वो इधर खींचती, मतलब हॉरिजॉन्टली खींचती है, क्षैतिज दिशा में जाती है, लेकिन आप खींचते इसको कैसे, इस डायरेक्शन में लगाते। तो वैसे बात समझ में आ रही? अच्छा, तो मान लो मैंने इसको इधर फोर्स लगाया और ये डी डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा है। क्लियर? तो अब जब हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य का बेसिक मतलब होता है कि भाई हमने काम किया, हमने फोर्स लगाया, तो डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या मतलब फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही हम कहेंगे कि हमने काम किया, हमने कोई वर्क किया। भाई अगर हमने फोर्स लगाया और उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम कहेंगे उस डायरेक्शन में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हमने कोई काम नहीं किया, मतलब उस फोर्स के द्वारा कोई काम नहीं हुआ। और कुछ हो सकता है लेकिन उस फोर्स के द्वारा कोई काम नहीं हुआ। अगर हम किसी फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो फोर्स तब काम करेगा जब वो फोर्स उस डायरेक्शन में फोर्स लगाए जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो हम कहेंगे हाँ उस फोर्स ने कोई काम किया। भाई आप फोर्स उधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो हम कहेंगे हमने कोई काम नहीं किया। बेसिकली जो वर्क होता है फोर्स यानी बल गुणे डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो वर्क क्या है? वर्क इज बेसिकली फोर्स हम जो लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड, हमने कहा तब हम कहेंगे उस फोर्स के द्वारा वर्क हुआ। इट मीन्स यहाँ पे हम लिखते हैं, अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम इस फोर्स का अगर कंपोनेंट समझते हो, कंपोनेंट मतलब उस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर हम
इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाएं तो इधर लगेगा F cos थीटा और इस डायरेक्शन में लगेगा बोलो F sin थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस पे लगेगा F cos थीटा F sin। अब बच्चों हम आपसे पूछे, बताओ, आप थोड़ा सोचो, हम आपसे पूछे बताओ F cos थीटा ने वर्क काम किया कि F sin थीटा ने? तो आप कहोगे सर F cos थीटा ही तो इसको इधर ले जा रहा है, सर F sin थीटा तो इधर लग रहा है, तो वो तो ऊपर ले जाता ऑब्जेक्ट, लेकिन ले नहीं जा पा रहा है। इसने तो कोई काम किया नहीं, ये इसको इधर ले जा रहा है, यानी F cos थीटा ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें जब वर्क लिखना चाहिए तो हमें क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए F cos थीटा और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डी होगा। जो डी डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में? F cos थीटा की डायरेक्शन में। So you can write F cos थीटा टू। अब अगर हम इसको साथ में, यहाँ पे F का परिमाण है यानी रिजल्टेंट है, सॉरी मैग्नीट्यूड है ना, F का मैग्नीट्यूड, D का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ टोटल। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको अगर हम F का मैग्नीट्यूड, D का मैग्नीट्यूड, D का परिमाण इनटू cos थीटा लिख रहे हैं, यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा ये एफ डी cos थीटा कुछ ऐसा है जैसा हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ते थे, a डॉट b इज इक्वल टू a का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, d का परिमाण और दोनों के बीच का एंगल का cos। यही तो पढ़ते थे। अरे कुछ नया पढ़ा रहे हैं? नहीं ना। अच्छा, एफ डी cos थीटा, दिस इज वर्क डन, दिस इज इक्वल टू f डॉट d डॉट। यहाँ से हमको ये चीज मिल जाती है कि इसका मतलब अगर वर्क क्या है, इसे स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या है स्केलर क्वांटिटी, एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू एफ डॉट डी। अगर दो वेक्टर हमारे पास है उनका डॉट प्रोडक्ट से हम फोर्स के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अच्छा, हम एक बात आपको बता दें कि अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे, चलो अभी बात करते हैं इसको। अच्छा ये ठीक है, बात समझ आ गई। मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसे, ये नॉर्मल से क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एफ हटाते हैं क्या, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मिटा देते हैं, नोट कर लिया, मिटा दो, कितना मिटा देना, नोट हो गया होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि फोर्स तो हमें मिल गया, अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया। भाई डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं सर, जिधर गया हम मिनिमम डिस्टेंस देखें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स हमें पता है तो फोर्स F cos थीटा इनटू D कर लेंगे, हमको वर्क डन मिल जाएगा, वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है सर। अब हम यहाँ पे यूनिट देखें, जल्दी देख लेते हैं कुछ चीजें। यूनिट देखें वर्क की तो क्या होगी, FD है ना, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर है। इसको अगर हम किस यूनिट लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो m L2T - 2। और क्या लिखना चाहते हो ना, CGS यूनिट में अगर लिखोगे इसको तो CGS यूनिट में बोलते हैं अर्ग। ये थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए फोर्स के बारे में। तो मैं आपको एक चीज बता दूंगी, अभी हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे या जो भी करेंगे, अभी मान के चलेंगे कि F इज कांस्टेंट, F नियत है, F इज कांस्टेंट, F नियत है, F नियत है किसके लिए, F नियत है पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए, पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए, पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए F कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये हम मान के चलेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ पे फोर्स और कुछ है, 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 यहाँ पे फोर्स और कुछ, ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी हम ये लेके चलेंगे, अभी हम कांस्टेंट फोर्स के लिए प्रॉब्लम्स को देखेंगे। बात समझ में आ गई? चल आगे बढ़ते हैं।
कुछ क्वेश्चन देखने, जैसे मान लो एक क्वेश्चन फोर्स आ जाए, फोर्स इज इक्वल टू आ जाए 2i कैप प्लस 3j कैप और डी आ जाए 3i कैप माइनस 2j कैप या माइनस 2 जहाँ ले लो माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ऐसा कुछ आ जाए। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो एफ डॉट डी करते हैं, डॉट प्रोडक्ट सबको लेना होता है, हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आई का आई के साथ प्लस 1 हो जाता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे आई आई 1 हो जाएगा, 2 3 6 बाकी 0 इसके साथ, फिर इसके साथ करोगे तो ये 0, इसके साथ करोगे तो 3 2 6 माइनस 6। एक काम करो इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं करते। या इसको ऐसे सीधा लिखो माइनस j क्या प्लस k क्या, ठीक है। तो इसको जब करोगे तो j डॉट j 1 हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा, तो 6 में से 3 गया 3 जूल वर्क। इतना जूल वर्क आ रहा है, हाँ जूल समझ में आ रहा है, SI यूनिट होती है वर्क की, तो 3 न्यूटन मीटर या जूल वर्क आ रहा है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है तो क्या निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे सर, हमें तो सब पता है एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ का यूनिट मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल का कॉस। ये तो फॉर्मूला होता है सर, हाँ बिल्कुल पता है सर हमें। एफ डॉट डी सर हम निकाल चुके हैं, हाँ निकाल चुके हैं, 3 आया अभी। एफ का ये मैग्नीट्यूड कितना होगा? √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखिए 9 × 4 9 4 13 √13 होगा। एंड डी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? परिमाण कितना होगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डी का मैग्नीट्यूड √9 प्लस 1 प्लस 1 ना, 9 1 10 से 11 तो √11 दोनों के बीच का, तो cos थीटा हो जाएगा यहाँ से 3/√11 √30 थीटा, यहाँ से cos इनवर्स 3/√11 √30, ऐसे करके हम लोग यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हैं कि एफ और टी के बीच का क्या एंगल होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। चलो आगे बढ़ते। तो हम लोग ने सीख लिया भैया फोर्स हमें अगर जब भी देखना होगा ना तो हम हमेशा फोर्स को उसी की डायरेक्शंस में देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर उसके परपेंडिकुलर हो रहा है देन वी कैन कंसीडर इट एज ए जीरो फोर्स। ये देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। मान लो हम वर्कडन कह रहे हैं एफ डॉट टी क्या है? डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? आपको पता है एफ का मैग्नीट्यूड डी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। चलो कुछ नहीं लगा रहे तो आप मान के चलोगे कि मैग्नीट्यूड परिमाण, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो हम डिस्प्लेसमेंट इधर हो, बॉडी इधर जाए और फोर्स इधर लग रहा, ओके सर ये कैसे हो सकता है? भाई हो सकता है हम कोई बोझा ले लें, कोई हम जैसे मान लो एक कपड़ा ले लें, मान लो एक बोझा ही है और इसको हम हाथ पे रख लिया और इसको ऐसे ले जाए, हम वहाँ से पूछें बताओ बेटा इस पे mg जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा कितना वर्क हो रहा है, तो आप कहोगे सर हम ऐसे इधर ले जा रहे हैं सर इसे, तो हम तो इसको सर इधर ले जा रहे हैं, mg तो सर नीचे लग रहा है, mg के द्वारा क्या वर्क डन होगा? कहोगे सर कुछ हो ही नहीं रहा है सर, जीरो है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अगर फोर्स इधर लग, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर लग रहा है तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो वर्क डन हो जाएगा एफ डी कॉस 90 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगे, जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, वो हमेशा वर्क डन क्या होगा? जीरो। एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ध्यान से समझना, आप जो बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से समझना, तो हम बोलेंगे अगर आपसे पूछ ले कि सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्र बल के द्वारा किसी सर्कुलर मोशन करते ऑब्जेक्ट का वर्क डन कितना होगा, दो चीजें पूछ सकता है कि नहीं बताओ। अगर आपसे पूछ ले कि सेंट्रीपिटल द्वारा, कौन से फोर्स द्वारा? सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा यानी अभिकेंद्र बल के द्वारा, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा एक सर्कुलर मोशन में, एक सर्कुलर मोशन में, या एक पूछ ले या आधा पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, है ना, एक सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा भी पूछ ले में कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन
पूछ सकता है। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। मान लो भाई सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, मान लो v वेग से, और जब जाएगा इधर घूमेगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ac, फोर्स लगेगा fc। ac एक्सीलरेशन यानी त्वरण है और fc फोर्स है mv²/r। r उसका रेडियस है, r उसकी त्रिज्या है, r उसकी त्रिज्या है। अगर आपसे पूछे, हम तो कहीं आपसे पूरा सर्कुलर मोशन ना पूछे, मतलब एक कंप्लीट चक्कर ना पूछ करके आपसे थोड़ा सा भी पूछ ले, तो बच्चे क्या करते हैं कि सर फोर्स इतना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सर यहाँ से यहाँ तक हम देख लें, आधा सर हम कहेंगे पूरा चक्कर, तो पूरा चक्कर कहेंगे डिस्प्लेसमेंट तो सर हुआ नहीं इसलिए कोई वर्क नहीं होगा। हम कहेंगे चलो आधा चक्कर या 1/4 चक्कर में बताओ, तो कहेंगे सर ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स लिख दे और दोनों के बीच के एंगल देख ले तो हम निकाल सकते हैं। या फिर मान लो ये आधा चक्कर कह रहे हैं, तो आधा चक्कर में यहाँ तक पहुंचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, फोर्स इधर लग रहा है, तो भी हम वर्क डन कह सकते हैं। आप लोग का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर हम इसको बहुत बारीकी से समझेंगे तो एक्चुअल में जब कभी भी सर्कुलर मोशन होता है, बहुत बारीकी से समझते हैं अच्छे से। मान लो पार्टिकल यहाँ पे किसी में पहुंचा, सपोज, और बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, एकदम, फिर स्मॉल ले रहा है, फिर स्मॉल ले रहा है, ऐसा ले सकता है? असंख्य डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या हम इस डिस्प्लेसमेंट को एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं? सर बहुत स्मॉल है ये, हाँ सर एकदम सही, इतना स्मॉल है कि हम इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये जो रेडियस है, ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या ये इसके साथ सर 90 डिग्री बनाएगा? हाँ सर ये तो दिख रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी dx मान लो डिस्प्लेसमेंट को, कितना मान लो dx, तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा, dw लिख लो, स्मॉल वर्क डन है इसलिए dw, स्मॉल है ना कार्य इसलिए dw, इज इक्वल टू fc इंटू dx इंटू cos 90 एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0। इसीलिए क्या होगा, ये 0 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अब फिर से आ जाओ यहाँ पर, यहाँ से फिर से ये इतना डिस्प्लेसमेंट किया, ये देखो फोर्स इधर लग रहा है, तो फिर से वर्क डन 0 है। फिर यहाँ से यहाँ आ जाओ 0 से, अब यहाँ लग रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, अब यहाँ लग रहा है, तो ये सर हमेशा 90 है। अरे हाँ सर एकदम सही आप बोल रहे हो। इसका मतलब सर चाहे कितना भी डिस्प्लेसमेंट हमको दे दो, चाहे हम यहाँ से यहाँ तक पूछ लें, चाहे हम आपसे यहाँ से यहाँ तक पूछ लें, कहीं से भी कहीं तक पूछ लें, भाई जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन 0 है तो इस पूरे वर्क डन में ही तो 0 होगा, चाहे वो हाफ साइकिल पूछ ले, चाहे एक चक्कर के लिए वर्क डन पूछ ले। अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल के द्वारा यानी अभिकेंद्र बल के द्वारा कभी भी कोई वर्क डन नहीं होता, हमेशा वर्क डन 0 होगा, चाहे हाफ साइकिल हो, चाहे पूरा चक्कर हो, चाहे आधा चक्कर हो, चाहे कितना भी चक्कर हो, चाहे 30 डिग्री चक्कर हो, कितना भी हो, कभी भी कोई वर्क डन नहीं होगा। किसके द्वारा? कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी है, किसके द्वारा? सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्र बल, क्योंकि अभिकेंद्र बल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अभिकेंद्र बल जो है वो हमेशा v के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा। तो हमेशा किधर भी आप चले जाओ, हमेशा जब उसके 90 डिग्री है, और हम ये जानते हैं कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर है तो कभी भी कोई वर्क डन नहीं होगा। क्लियर है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा यानी अभिकेंद्र बल के द्वारा कभी भी कोई वर्क डन नहीं होगा। मजा आया? एकदम फुल। अरे यार ये सब बहुत यूज होता है जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज इंटर करता है तो उसमें कोई वर्क वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सिर्फ हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। वो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी कोई वर्क नहीं करता, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दैट। और तो फिर सेंट्रीपिटल यानी यहाँ कोई वर्क नहीं करता। चलो आगे बढ़े, समझ में आएगा? इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है
कि हाँ सर इसमें कोई वर्क नहीं, यानी हमको ये चीज समझ में आ गया। अब कभी भी कहीं भी सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा कह देगा ना, हम वजन तुरंत जीरो करेंगे सर। अब हम ज्यादा सोचे नहीं, अब आपने बता दिया मैं समझ गया कि हाँ वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, चाहे आधा चक्कर हो, चाहे 1/4 हो, चाहे 30 डिग्री चक्कर हो, चाहे जितना भी चक्कर हो, हमेशा वर्क डन हमें जीरो करना है। अच्छा हाँ, इसी में कंफ्यूज मत होना, सर्कुलर मोशन में अगर कहीं जैसे वेलोसिटी v से ना मान लो 80 है, स्पर्श रेखीय त्वरण है यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो उसके द्वारा एक चक्कर में वर्क डन, बिल्कुल एक चक्कर में वर्क डन आप सिंपल निकालोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉल कंसीडर। तो हम जैसे एक चक्कर में कहेंगे तो वर्क डन क्या लिखेंगे बोलो, वर्क डन लिखेंगे m80 यानी फोर्स इनटू वर्क डन। आप एक चक्कर के लिए 2πr, आधा चक्कर के लिए πr, इस तरह से वर्क डन निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम सेंट्रीपिटल के द्वारा कहेगा तो विज्ञान बल के द्वारा, तो हमेशा जीरो। मेरी बात इतनी समझ में आ रही होगी आप लोग। चलो आगे बढ़ते। तो हम लोगों ने सीख लिया टॉपिक कुछ अच्छे से अब तक कि कैसे हमें वर्क डन निकालना है। कुछ क्वेश्चन और अच्छे से कर लेते हैं जल्दी आप लोग बता देना। अच्छा जल्दी पहले एक छोटा सवाल, मान लो एक बड़ा ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम का, है ना, यूज नहीं है उसका, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक और कोई फोर्स लगा दें ताकि थोड़ा सा जल्दी से समझ लें, ये किधर लगाएंगे 5 न्यूटन, है ना, और सेम एंगल पर 37 डिग्री ये भी है, 37 डिग्री दोनों फोर्स इसलिए लगा दे रहे हैं ताकि आप आसानी से सॉल्व कर लो, ज़्यादा परेशानी ना आए। और ऑब्जेक्ट आगे गया यहाँ तक, कितना आगे गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक गया वो 5 मीटर, चलो 5 मीटर का गया, तो वर्क डन बताना है। अब कंफ्यूज मत होना, हमें बताना है सभी बलों द्वारा, सभी फोर्सेस द्वारा कुल वर्क, सभी बलों द्वारा कुल कार्य, सभी बलों यानी फोर्सेस द्वारा, सभी फोर्स के द्वारा टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल हमें बताना क्या है, पहले अच्छे समझ लें। हमें बताना है कि पूरे फोर्सेस, मतलब ये भी फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, कुल वर्क डन कितना वर्क डन होगा, टोटल कितना कार्य होगा, टोटल कितना वर्क डन होगा, ये बताना है। आराम से समझेंगे एकदम अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में, बहुत शालीनता से, बहुत गंभीरता से इस चीज को समझना। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन होता नहीं कि फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे तक दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है। आराम से करते हैं, जो छोटी छोटी चीजें आप सीखे हो उसी के अनुसार करते हैं। आगे की तरफ इसके कंपोनेंट है, पहला काम क्या है, कंपोनेंट निकालना, बिल्कुल निकालो, तो हो जाएगा 10 cos सेक्स, ऊपर 10 sin सेक्स, ये आगे समझ में आगे सबको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो इसका निकालो, 5 cos सेक्स, ऊपर निकालो 5 sin सेक्स। बोलो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कुछ है नहीं। cos 37 का मान चलो जल्दी से पहले देख लेते हैं, 3 4 5 37, 37 का मान 4/5 होता है, 4/5 5 2 हो जाए 8 न्यूटन का, और ये कितना लगेगा 6 न्यूटन। ऐसे यहाँ पे निकालोगे तो 4 न्यूटन में लगेगा 3 न्यूटन। मतलब हमने ये 10 cos 37 का मान 6 न्यूटन, 5 cos 37 का मान 3 न्यूटन, 5 cos 37 का मान 4 न्यूटन, 10 cos 37 का मान 8 न्यूटन, 3 4 5 से हमने निकाला है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब चलो इसको तोड़ के देखते हैं, अलग से फिर से समझते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट, तो हमने कौन कौन से फोर्स देखे, देखो आगे कितना लग रहा है 8, पीछे 4, ऊपर 2 लग रहा है, एक लग रहा है 6 न्यूटन और एक लग रहा है 3 न्यूटन, ठीक है। ये 2 फोर्सेस लग रहे हैं, जाहिर सी बात है नीचे की तरफ 5G लगेगा और ऊपर एक फोर्स और लगेगा 9, और कोई फोर्स लग रहे हैं क्या। तो हमने कितने फोर्सेस में बांट दिया, 8 न्यूटन, पीछे 4 न्यूटन, ऊपर 6 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन, नीचे 5G 50 न्यूटन और ऊपर एक नॉर्मल फोर्स, किसी और किसी चीज पे रखा ही होगा नहीं। अच्छा ये ऑब्जेक्ट आगे जाता है क्या, और कहीं जा रहा है, और कहीं जा रहा है क्या ऑब्जेक्ट, एलोकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है एकदम सही आप कह रहे हैं, इतना जा रहा है आगे 5 न्यूटन,
5 मीटर आगे गया। तो ऊपर नीचे जा रहा है क्या? नहीं। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 6 3 9 प्लस n, 9 प्लस n। नीचे कितना लग रहा है? नीचे लग रहा है 50। तो n आ गया क्या? n आ गया 41। बोलो यहाँ तक कोई समझे कंफ्यूजन? भाई ऊपर लग रहा है 6 3 9 1 प्लस n और नीचे लग रहा है 50। अब ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा ऑब्जेक्ट, तो जितना ऊपर उतना नीचे है। 9 प्लस n बराबर है 4 4, n आ गया 41 मीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो एकदम अच्छे समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं, आगे कितना लग रहा है? 8, पीछे कितना लग रहा है? 4। तो अगर हम दोनों के द्वारा वर्क निकालें तो W1 मतलब बाई 8 न्यूटन, 8 न्यूटन के द्वारा कितना वर्क? अलग अलग भी निकाल सकते हो, टोटल फोर्स के द्वारा भी निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा दोनों के लिए। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 8 और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है 5, 8 5 जा 14 न्यूटन। अगर हम इसको देखें तो 4 न्यूटन इधर लगा रहा है फोर्स, तो 4 न्यूटन इधर लगा रहा है। जैसे अगर हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और डी आगे और फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। तो वर्क डन होगा FD cos 180। cos 180 का मान -1 होता है, तो cos यानी -FD आएगा। यानी एक चीज हमको दिमाग में रख देनी है, क्या? कि जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगे, जैसे मान लो हम फोर्स ये है और ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो जो उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा हमेशा नेगेटिव में होगा। और सर ये कभी होता है क्या? मतलब फोर्स इधर लगे और बॉडी इधर जाने लगे, तो ये तो कभी नहीं होता, काहे नहीं होता? ऑब्जेक्ट चल रहा हो, फ्रिक्शन, जो घर्षण बल लगता है वो पीछे लगता है, ऑब्जेक्ट आगे जाता है। हवा में कोई चीज गिर रही हो, हवा जो घर्षण लगाती है, हवा जो फ्रिक्शन लगाती है, ऊपर लगाती है, ऑब्जेक्ट नीचे जाता है। सो हर जगह चीजें हमें ऐसी होती दिखती हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा, बहुत जगह हम देखते हैं कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो सकता है, तो उसके द्वारा वर्क डन हम जो निकालेंगे वो निगेटिव निकालेंगे। जाहिर सी बात है, हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं ऊपर, तो जब वो ऊपर जा रहा है mg तो नीचे लग रहा है, mg के द्वारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। हाँ, जब वो नीचे आएगा तब पॉजिटिव, ऊपर जाएगा नेगेटिव, वो हम लोग करेंगे आगे। तो ना चलो 8 5 14 न्यूटन। W2 यानी 4 न्यूटन के द्वारा, 4 न्यूटन के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट है? 5। फोर्स कितना का उल्टा -4 इंटू, अब डायरेक्ट माइनस करेंगे वो समझ जाते हैं, -5 हो गया 20 -8। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? W1 प्लस W, 40 में से 20 गया, 20 जूल, सॉरी यहाँ न्यूटन लिख रहा है, जूल हो गया इतना। समझ में आया? केस को हम ऐसे भी कर सकते थे, रिजल्टेंट फोर्स लगा 8 में से 4 गया, 4 इंटू 4 4 5 20 प्लस 8 में से 4 गया प्लस 4 वो इधर आता ना, पॉजिटिव ही होता है, इसलिए पॉजिटिव में आ रहा है। क्या 3 के द्वारा कोई वर्क डन होगा? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर। 6 के द्वारा नहीं, 5g के द्वारा नहीं, n के द्वारा नहीं, सिर्फ इन्हीं के द्वारा वर्क डन होगा एंड दैट इज 20। आई होप समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, हमने अच्छे से समझा है आपको किया। एक तो क्वेश्चन देखेंगे, बाकी अच्छे क्वेश्चंस और देखेंगे फिर लगवाएंगे आपको, ठीक है? अच्छा, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, अच्छे से करना है, कोई गड़बड़ाएंगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम और इधर लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन और इधर बॉडी जा रही है मान लो 5 मीटर, कितना आगे जा रही है? 5 मीटर 37 डिग्री, ठीक है? और इसके बीच में फ्रिक्शन है, म्यू के मान लो 0.2 है, ठीक है? तो आपको बताना है कि 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन होगा, ठीक है? अब बोलोगे सर ये तो सिंपल है, इसका हम एक डिस्प्लेसमेंट इधर कंपोनेंट निकालेंगे 10 cos 37 और इधर निकालेंगे सर 10 sin 37, ठीक है सर? और तो कोई फोर्स है नहीं, 10 cos 37 की वैल्यू 4/5 तो अभी निकाला था 8 न्यूटन और इधर फोर्स हो जाएगा 6 न्यूटन। सर इतना तो समझ में आ गया हमको कि सर ये 8 न्यूटन क्यों है, सर इधर 6 न्यूटन क्यों है और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ दिया है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे फिर से करते हैं, इधर लग रहा है फोर्स 8 मीटर
इधर लग रहा है 6 न्यूटन। एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n ऊपर, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n ऊपर, और एक mg लगेगा 50, और फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा Fk। इतने फोर्सेस लगेंगे और ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। कितना मीटर? 5 मीटर आगे जा रहा है। अब कहोगे सर ये इतना कठिन तो नहीं लग रहा, लेकिन कर सकते हैं सर। हम खुद कोशिश कर, आप वीडियो पॉज करके खुद कोशिश करो। सिंपल n निकालो, n से Fk निकालो, Fk निकालोगे टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, उससे वर्क निकाल लो। सर हम कर सकते हैं, हम पॉज करके करेंगे। बाकी सर अगर नहीं आता तो फिर हम फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना। मतलब आप देखो तो टोटल फोर्स ऊपर कितना लग रहा है n+6, नीचे कितना लग रहा है 50 समझ में आ रहा है ना। 5g नीचे लग रहा है तो 5g से 5g तो आएगा भैया नीचे, 5g बराबर 50 तो n बराबर कितना हो गया 44 न्यूटन। तो 44 न्यूटन n। अच्छा सर n आ गया, तो n अगर आ जाता है तो हम Fk निकाल लेते हैं। कैसे सर? क्योंकि n बराबर होता है μk × n। μk है 0.2, n है 44, तो पॉइंट हटाओगे 10 लिखोगे, 2 4 जाए 88/10 आ जाएगा सर 8.8 न्यूटन। सॉरी ये पॉसिबल, एक मिनट थोड़ा डेटा चेंज कर देंगे, ठीक है ना, आसान नहीं होगा। इसको 0.2 की जगह 0.1 कर दो, 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 आएगा, आ जाएगा 44/10। फिर से कर रहा हूँ, ये म्यूके की वैल्यू 0.1 कर दे रहे हैं, ठीक है ना, 4.4। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n के Fk कितना आ गया 4.4। फिर से भाई कब अलग अलग चाहो निकाल सकते हो एक साथ जोड़ करके। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लगेगा 8 - 4.4, 5 में से 4 जाएगा तो 4 आता, 0.4 और जा रहा है तो 3.6 आएगा, 6 बचेगा यहाँ पे कितना 7 पे 4 गया 3.6। रिजल्टेंट फोर्स आगे की तरफ है क्योंकि 8 बड़ा है, 8 आगे की तरफ है, पीछे 4.4, तो रिजल्टेंट यानी टोटल परिणामी इधर लगेगा कितना 3.6। तो वर्क डन हो जाएगा 3.6 × 5 मीटर। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 सीधे 30, 5 से 15, 15 अपने 18 जूल वर्क। इनके द्वारा कोई वर्क नहीं होगा, इसके द्वारा कोई वर्क नहीं होगा, केवल ये दोनों वर्क करेंगे। ये पॉजिटिव करेगा, ये नेगेटिव करेगा, तो जोड़ करके माइनस होंगे, इसलिए 18 जूल आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचना होगा, समझ में आ गया। तो हम लोग ने काफ़ी क्वेश्चन देखे, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। अभी यही वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आई होप आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, घर वालों का ख्याल रखो। लेकिन मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे जब हमारे फोर्सेस वेरिएबल, यानी अब वो फोर्सेस चंद डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज हो जाएंगे। जब फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज होगी, सतत रूप से बदलेगी, तब हम कैसे निकालेंगे वर्क डन को, इस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम पर। जब ये 3 चीजें हो जाएंगी, क्वेश्चंस लगाएंगे, समझेंगे, बारीकी को समझेंगे हर एक चीज को। फिर हम लोग एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फिर होल मोशंस को इस एनर्जी के लेवल पर बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। फिर मैं कोशिश करूंगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, थोड़ा सा माइंड बेंडिंग जिसे बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जो और अच्छे क्वेश्चंस को आपको बेहतरीन तरीके से समझा सके वर्क और एनर्जी के बारे में। लेकिन बच्चों एक बात कंफर्म याद रखना कि मैं जितने भी वीडियोस लाऊंगा, जितनी भी चीज़ें आपको समझाऊंगा, बहुत कोशिश करूंगा कि मैं पहले खुद बहुत बारीकी से समझूं। मतलब अगर मैं समझाऊं या कोशिश करूं और बारीकी से समझूं और बेहतरीन तरीके से आपको एकदम आसान लैंग्वेज में उस चीज़ को समझाने का प्रयास करूं। बहुत हड़बड़ अब मैं नहीं करूंगा, आराम से चलूंगा,
आराम से समझाऊंगा ताकि आपको कठिन कठिन कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरा पूरा वीडियो आप देखना, बहुत आराम से दलीलता से वीडियो देखो और ट्राई करो चीज़ों को समझने की, चीज़ों को एकदम अंदर तक बेहतरीन तरीके से समझने के प्रयास करो। ठीक है, आई होप आप पढ़ रहे होगे, आप मेहनत कर रहे होगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ओके, अपना ख्याल रखो, बाय, बेस्ट ऑफ